हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। और मैं दीपक सागर लेकर उपस्थित हूं टॉप 20 साइंस के प्रश्न को। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही रोचक इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। तो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, बीपीएससी 67वीं, सीडीपीओ इत्यादि की अगर तैयारी करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपका भी कुछ फर्ज बनता है और हम भी आपके लिए कुछ नया नया कंटेंट लेकर आ रहे हैं लगातार। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत बार एग्जाम में डाउट होता है, पूछा जाता है। निम्नलिखित पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। पहला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन। कौन है? तो क्लोरीन है, क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन है। और याद रखना है क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और परमाणु संख्या 17 और 35.5 इसका क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। और 17 क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। क्लोरीन किस ग्रुप में है अगर बात करें तो क्लोरीन है पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप में है। किस में है? तो 17वें ग्रुप में है, 17वें ग्रुप में है, पीरियोडिक टेबल के 17वें ग्रुप में है। और इसको क्या बोला जाता है? तो हैलोजन बोला जाता है। याद रखना है 17वें ग्रुप को क्या बोला जाता है? हैलोजन बोला जाता है। और 17वें ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? तो एक ट्रिक है, फिर कल बाहर आई अंटी, फिर से हो जाएगा फ्लोरीन, बाहर से फिर कल से हो जाएगा क्लोरीन, बाहर से हो जाएगा ब्रोमीन, और आई तो आयोडीन, और आंटी यानी एस्टेटाइन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन ये हमारा हैलोजन ग्रुप में एलिमेंट है। तो क्लोरीन भी हमारा क्या है? हैलोजन ग्रुप का ही एक परिवार का सदस्य है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो इसका प्रश्न कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, आप दो एलिमेंट ले लिए, मान लिए XX ले लिए, नीचे होता है उसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान क्या हो? भिन्न भिन्न हो। परमाणु द्रव्यमान ऊपर में रहता है। तो ऐसा जब कंडीशन होगा तो उसको क्या कहा जाता है? तो समस्थानिक कहा जाता है, समस्थानिक। और समस्थानिक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो सॉडी के द्वारा किया गया था, सॉडी के द्वारा किया गया था, समस्थानिक का खोज किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बीटा किरणों का वेग किसके बराबर होता है? तो बीटा किरणों का जो वेग होता है वह किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग का 9/10 होता है। प्रकाश के वेग का क्या होता है? तो 9/10 होता है बीटा किरणों का वेग। और आपको याद रखना है अल्फा किरण की खोज किसके द्वारा किया गया? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। बीटा किरण की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। और गामा खोज की जब बात आएगी तो रदरफोर्ड और विलार्ड हो जाएगा। अल्फा पॉजिटिव है, बीटा निगेटिव है और गामा पे कोई चार्ज नहीं है। अब प्रकाश के वेग को सबसे पहले कौन मापे थे? तो रोमर मापे थे। अगला प्रश्न है आपके सामने 4 नंबर, इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन है। सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में जे थॉमसन के द्वारा किया गया। जे थॉमसन के द्वारा किया गया था इलेक्ट्रॉन का खोज। और यह ऋणात्मक है। कैसा है? तो ऋणात्मक है। और इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो मतलब चार्ज कह सकते हैं, आवेश है, वह कितना है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है। जो कौन दिए थे? तो RA मिलिकन दिए थे। RA मिलिकन इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिए थे। इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। और खोज 1897 में हुआ था और सबसे छोटा यही है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, एसिड बदलता है किसको किस में? तो याद रखेंगे एसिड बदलता है नीले लिटमस को बदलता है, लाल में बदलता है। आपको याद रखना है कैसे? अनिल याद रखना है, अनिल। इससे क्या हो जाएगा? अ से अम्ल, एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं। अम्ल किस में बदलता है? तो नीला को लाल में बदलता है। कौन? तो अम्ल बदलता है, एसिड बदलता है। और क्षार जब पूछा जाएगा तो इसी का उल्टा हो जाएगा, लाल से को नीला में कन्वर्ट करता है, बदल देता है। तो आपको याद रखना है। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायन का राजा H2SO4 को कहा जाता है। रसायन का राजा किसको कहा जाता है? तो H2SO4 को कहा जाता है। H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, H2SO4 को।
आपको याद रखना है H2SO4 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कार के इलेक्ट्रोलाइट यानी बैटरी जो होता है कार का, उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या होगा, तो तारापुर होगा। तारापुर, तारापुर कहाँ है, तो तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, और भारत का पहला परमाणु संयंत्र यही है, तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र। कांच पे लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? कांच यानी शीशा, शीशा पर लिखने के लिए हम लोग किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? किस अम्ल का, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पे लिखने के लिए। सॉरी माफ कीजिएगा, गलत बोला गया है। HF याद रखेंगे, HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, फ्लो में हमने गलती कर दिया, आप ऐसा गलती एग्जाम में ना करेंगे। HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच यानी शीशा पे लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, यानी कौन से देश से संबंधित थे? तो आर्किमिडीज संबंधित थे कहां से, तो आर्किमिडीज संबंधित थे ग्रीस से, ग्रीस के थे आर्किमिडीज, ग्रीस के आर्किमिडीज। और ये क्या किए थे, तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी उत्प्लावकता बल के बारे में खोज किए थे, और बुयांसी फोर्स के बारे में बताए थे, उत्प्लावकता नियम दिए थे आर्किमिडीज। यूरेका यूरेका यही चिल्लाए थे, यानी मैंने खोज लिया, मैंने पा लिया, यही चिल्लाए थे आर्किमिडीज, और यह थे ग्रीस के रहने वाले, ग्रीस के रहने वाले। अगला प्रश्न है, पानी से भरे गिलास में बर्फ के एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। यानी पानी में कोई पानी से भरा हुआ कोई गिलास है, उसमें पहले से वो बर्फ डाल दीजिए, तो बर्फ जब पिघलेगा तो कोई उसके पानी के जो तल होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। 11 नंबर प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है ऊपर की ओर क्योंकि? तो कैपिलरी क्रिया, इसी को आपको एग्जाम में केशिकत्व क्रिया भी देगा तो भी डरना नहीं है, केशिकत्व क्रिया भी इसका आंसर होगा, इसी का इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे। केशिकत्व क्रिया के कारण क्या होता है, तो लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा, बहुत ही अच्छा सेशन है। एस्कॉर्बिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहा जाता है, तो विटामिन सी को कहा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग। कहाँ स्कर्वी कहाँ होता है, तो मसूढ़ा में, जो हम लोग का दांत की जो पकड़ के रखा हुआ है मसूढ़ा में स्कर्वी रोग होता है, किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। अब विटामिन सी हम लोगों को मिलता कहाँ से है, तो खट्टा पदार्थ में ज्यादा मिलता है, यानी खट्टे फल में हम लोगों को विटामिन सी ज्यादा मिलता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन से है, उसका नाम बताना है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, याद रखना है। पिट्यूटरी को ही हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो वसा और आपको जल दोनों याद रखना है। तो जब जल पूछा जाए तो आपको याद रखना है बीसी है ना, बीसी यानी कि बिपिन चंद्र। इससे आप याद हो जाएगा कि बिपिन चंद्र कहाँ घुलते हैं, जल में घुलते हैं, यानी विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुल जाता है। लेकिन जब बात होगी वसा में घुलने की, जब बात होगी किसमें, वसा में घुलने की बात होगी, तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा याद रखना है, एडका याद रखना है, EDKA, ये किसमें घुलनशील है, तो वसा यानी कि फैट में घुलनशील है। विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ए चारों वसा में घुल जाता है। तो ऑप्शन से यहाँ पे के लगाएंगे हम लोग, वसा में घुल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, तो कॉर्निया किया जाता है। क्या किया जाता है, कॉर्निया जो है पूरे। अब नेत्रदान जब होता है तो नेत्रदान में जो दाता होते हैं उनका आंख का सिर्फ कॉर्निया निकालकर दूसरे में क्या किया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है, ना कि पूरा आंख कर दिया जाता है, सिर्फ कॉर्निया आपको याद रखना है।
लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो आपको याद रखना है। आपको कैसे याद रखना है? एक छोटा सा ट्रिक माइंड में आपको सेट करने की कोशिश करेंगे और आप याद हो जाएगा आपको। चलिए तो ये देखते हैं क्या है। तो आपको याद रखना है शक, शक है ना। जैसे ही आप माने दूसरे को लाइक करना शुरू करते हैं तो फिर आपके जो पहले वाले होते हैं वो शक करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखेंगे लाइक करना यानी शक करना, सवाल और कवक, सवाल और कवक। तो आपको याद रखना है आराम से इसको, सवाल और कवक दोनों को मिलाया गया तो लाइकेन बना, लाइकेन बना। और लाइकेन की खोजकर्ता कौन है? तो याद रखना है तुलासने, तुलासने। अगला प्रश्न है एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित किया जाता है? तो एलिसा जो परीक्षण होता है वह किस बीमारी के लिए? तो याद रखना है आपको एड्स के लिए। एड्स के लिए क्या होता है? तो एलिसा परीक्षण होता है, एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाता WIVIDAL विडाल टेस्ट की बात होती, विडाल टेस्ट की बात होती तो विडाल हो जाता किसका? टाइफाइड का हो जाता, टाइफाइड का हो जाता। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है। और इसमें एलिसा परीक्षण एड्स के लिए कराया जाता है। और टाइफाइड के लिए कौन हो जाएगा? तो विडाल टेस्ट हो जाएगा, विडाल टेस्ट। अब बात करें पोलियो की, तो पोलियो किससे होने वाला बीमारी है? तो वायरस से होने वाला बीमारी है, वायरस से बीमारी होने वाला है। और पोलियो टीका का खोज किसने किया था? तो पोलियो टीका जोनास ईसाल्क, जोनास ईसाल्क पोलियो टीका। लेकिन मुख्य टीका मतलब मुख्य ड्रॉप के रूप में तो अल्बर्ट सैबिन। दोनों में ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इधर होने की संभावना बढ़ता है इससे। तो कंप्लीट कर लेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है। लैक्टिक अम्ल दिया हुआ है और एसिटिक अम्ल दिया हुआ है, साइट्रिक अम्ल और ब्यूट्रिक अम्ल दिया हुआ है। तो लैक्टिक अम्ल आप जानते हैं किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दोस्तों दूध में हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, यहाँ पे दूध है। फिर सिरका में क्या हो जाएगा? तो सिरका में एसिटिक अम्ल हो जाएगा। और एक बचा हमारा क्या? तो बचता है खट्टा मक्खन, इसमें हो जाएगा ब्यूटेरिक अम्ल। और शराब हो जाएगा कौन? तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। तो इससे हम लगाएंगे यहाँ पे ऑप्शन, तो A3 B4 C1 और D2 हो जाएगा, D2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को कंप्लीट करते चलना है। अगला प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, डिस्टेंस की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ये नहीं कि मतलब दया दृष्टि दिखाकर हम लोग क्या करेंगे, दया दृष्टि दिखा के समय मार दीजिएगा, समय बिल्कुल नहीं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर याद रखेंगे 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है और 15 मीटर होता है। 10 के पावर 12 किलोमीटर और 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष का दूरी। लेकिन देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। लेकिन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मतलब लंबा दूरी मापने की इकाई क्या है? तो पारसेक है। पारसेक फुल फॉर्म क्या है? पैरालैक्टिक सेकेंड है, पैरालैक्टिक सेकेंड है। भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो भारत का पहला उपग्रह जो छोड़ा गया था आर्यभट्ट छोड़ा गया था। और आर्यभट्ट, एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो रही है, यहां पे प्रश्न था भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था कब? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 को पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को। लेकिन एक और प्रश्न यहीं से जान के रखिएगा कि भारत प्रथम विस्फोट कब किया था, यानी कह सकते हैं अंतरिक्ष युग के लिए शुरुआत करने लगा था। तो 18 मई 1974 को पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 को भारत विस्फोट किया था। और विस्फोट करने वाला भारत कौन सा देश बना था? तो 5 देश पहले से कर चुका था। भारत सिक्सर लगाया था बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए ऊपर से, है ना। तो 6 रनों के लिए यानी छक्का लगाया था भारत, सिक्सर मारा था। तो भारत छठा देश था विस्फोट करने वाला, यानी 18 मई 1974 को। जस्ट उसके बाद 19 अप्रैल 1975 को क्या हुआ? तो आर्यभट्ट को लॉन्च कर दिया गया। आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह को छोड़ा गया। और जानते ही आर्यभट्ट कौन है? तो शून्य का खोज किए हैं, शून्य का खोज किए हैं। 21 नंबर प्रश्न है, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो प्वासो अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्वासो अनुपात।
प्वासो अनुपात बोला जाता है किसको? तो पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति को क्या बोला जाता है? तो प्वासो अनुपात बोला जाता है, प्वासो अनुपात। तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। क्या कहलाता है दोस्तों? तो नेफोस्कोप कहलाता है, नेफोस्कोप, नेफोस्कोप कहलाता है बादलों की दिशा और गति को मापने वाला। और रेनगेज किसको मापता है? तो रेनगेज मापता है वर्षा को एनीमोमीटर, हवा की गति एवं दिशा को मापता है एनीमोमीटर। और हाइग्रोमीटर किसको मापता है? तो आर्द्रता को मापता है। और वही अगर हाइड्रोमीटर रहेगा तो हो जाएगा घनत्व, हो जाएगा घनत्व हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, यदि चंद्रमा पर विस्फोट हो तो उसकी आवाज कितने समय बाद सुनाई देगी? दोस्तों सुनाई नहीं देगी। दोस्तों सुनाई क्यों नहीं देगी? क्योंकि साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर जब विस्फोट किया जाएगा वहां क्या है? वायुमंडल नहीं है, तो यानी माध्यम नहीं है, तो इसलिए वहां से क्या होगा? साउंड यानी आवाज सुनाई नहीं देगा। ले वहीं लाइट की बात करें तो लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है, तो दिखाई तो देगा लेकिन हम लोग को सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पे दिखाई भी नहीं देगा, वहां पे दिखाई देगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है 24 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि त्वरण का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे छूटा हुआ है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो पूछा है कि त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का मान बताइए। तो न्यूटन के 3 गो नियम होता है। न्यूटन एगो बुक छापे थे, प्रिंसिपिया, 1687 में पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और उस पुस्तक में 3 गो नियम बताए थे न्यूटन अपना, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तो पहला नियम क्या था? कोई भी वस्तु तब तक गति करता रहेगा उस दिशा में तब तक कि उस पर कोई दूसरा बल कार्य न करे। दूसरा क्या था? F बराबर a में। तो यहाँ पे सवाल क्या बनता है? न्यूटन की गति का नियम लिखने के लिए थोड़े एग्जाम में दे देगा, नहीं देगा कंपटीशन में, वो पूछता है उस पर प्रिंसिपल पर आधारित। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम कहा जाता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? तो व्यंजक प्राप्त होता है। और द्वितीय नियम से ही हम लोगों को प्राप्त होता है F बराबर ma। F क्या है? फोर्स है। तो फोर्स कितना? 0.5 है। और एक्सेलरेशन कितना? 10 है। अभी दोनों को गुना कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा क्या? फोर्स, यानी फोर्स का यूनिट न्यूटन, SI यूनिट न्यूटन और CGS यूनिट डाइन होता है। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है 25 नंबर, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है? तो त्वरण समान होता है। त्वरण समान होता है। त्वरण का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और याद रखना है त्वरण कैसे निकालना है आपको। एक तो F बराबर a में समझ गए, तो वहां पे a एक्सेलरेशन था, उससे आप निकाल लिए। और एक होता है a बराबर v माइनस u बट्टा t होता है। v और u क्या है? u जो है इनिशियल यानी कि प्रारंभिक वेग है, और v हमारा फाइनल यानी अंतिम वेग है, और t समय है। तो यहां से भी आप क्या करेंगे? त्वरण निकाल सकते हैं। और याद रखना है ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। मंदन कहते हैं ऋणात्मक त्वरण को। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मंदन बोलते हैं, मंदन। उसका भी यूनिट अगर बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 25 प्रश्न आपके लिए कैसा रहा तो आप जरूर कमेंट कर बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।